कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक सी जगह से, जहां पर 7-8 लोग मिलके एक परछाई जो कि पर्दे के पीछे छुपी हुई है उसकी पूजा कर रहे हैं। उसको वो लोग फादर कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि फादर, आपने जो गिफ्ट मंगवाया था और जहां से मंगवाया था हम लोग उसे लेके आए हैं, और जिस दिन आपके शरीर में खून दौड़ेगा और जब आपको शरीर मिलेगा, जब आप देख सकोगे, जब आप सूंघ सकोगे, जब आप सुन सकोगे और जब आप बोल सकोगे, तो उसके बाद हम सबको अपने टॉर्चर से आजादी मिल जाएगी। प्लीज फादर, हमारे तोहफों को कबूल कीजिए। उन सब की पूजा वहाँ पर एक औरत करवा रही है जिसे वो लोग मदर कहते हैं। मदर उन लोगों को कहती है कि फादर धीरे धीरे तुम्हारे सारे गिफ्ट को कबूल करेंगे। उन सब के बीच में एक रिपोर्टर सी युंग भी है जो कि अपने बॉस होंग के कहने पे यहाँ पर आई है। होंग और सी युंग को ये पता चला था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानियत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर कुछ शैतानी रस्में पूरी की जा रही है। तो होंग के कहने पे सी युंग यहाँ पर वेश बदल के आई है ताकि वो इन सारे लोगों का स्टिंग ऑपरेशन कर सके। लेकिन सी युंग को पता नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे में आई है। मदर पहले इंसान को बुलाती है और कहती है कि अपना गिफ्ट फादर को दो। वो इंसान अपना गिफ्ट लेके उस परछाई के पास आता है जो कि पर्दे के पीछे है, और वो इंसान उस परछाई को कहता है कि फादर ये लीजिए, ये है मेरा गिफ्ट। लेकिन वो गिफ्ट है क्या, ये बताने के लिए कहानी हमें एक औरत के पास लेके जाती है। एक औरत जो कि बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। वो चिल्ला रही है कि मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो अपने ड्रेसिंग टेबल के पास है, अपने कानों को बंद कर रही है, और तभी उसकी नजर एक परफ्यूम की बोतल पे जाती है। वो उस बोतल को देखती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, और उसके बाद वो उस बोतल को अपने ड्रेसिंग कबर्ड के अंदर बंद कर देती है। लेकिन बोतल को बंद करने के बाद भी आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो एक कुर्बानी दो, एक बलि दो। लेकिन वो औरत अब बहुत परेशान हो चुकी है। वो पहले अपना कान काटती है, लेकिन कान काटने से क्या होगा, आवाजें तो अब भी उसके कानों में गूंज रही है। अब उस औरत के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो औरत अपने आप को मार देती है, लेकिन मरने से क्या होगा, उसके अंदर से एक आत्मा निकलती है। क्या हुआ उस औरत के साथ किसी को नहीं पता। उस औरत की न्यूज हर जगह वायरल हो चुकी है, और ये न्यूज टांग ही नाम की एक लड़की भी पढ़ रही है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो कि डॉक्टर बनने का एग्जाम दे रही थी। उसके साथ एक लड़का मिनजुन भी पढ़ता था जो कि उसे बहुत पसंद करता था। दाही की दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। मिनजुन कहता है कि दाही जरूर पास करेगी, ये बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। लेकिन दाहियू का ध्यान तो इन सब में है ही नहीं। वो तो एक ड्रेसिंग टेबल को देख रही है। ये ड्रेसिंग टेबल वही ड्रेसिंग टेबल है जो उस औरत के पास था, और ये औरत दाहियू की पड़ोसी थी, और इसने मरने से पहले अपना ड्रेसिंग टेबल दाहियू को दे दिया था। दाहियू मिनजुन के साथ उस ड्रेसिंग टेबल को लेके अपने कमरे में जाती है। वो बहुत खुश है। तभी उसे उस टेबल पे एक परफ्यूम की बोतल मिलती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसा परफ्यूम है, इसका कोई ब्रांड नहीं है। लेकिन जब वो इस परफ्यूम को यूज करती है तो उसे उसकी महक बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस परफ्यूम के अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा अब दाइयू के ऊपर चढ़ जाती है। दाइयू बेहोश हो जाती है। दाइयू की आंख अगली सुबह तक नहीं खुलती। लेकिन अगली सुबह जब दाइयू की आंख खुलती है तो दाइयू सब कुछ भूल चुकी है। अचानक उसके पास मिनजुन का कॉल आता है। उसका और मिनजुन का प्लान था कि वो दोनों साथ में जाके मूवी देखे। वो मिनजुन के गाड़ी के पास जाती है, लेकिन उसे एक अजीब सी बदबू आ रही है। उसे ऐसा लगता है कि मिनजुन ने अपनी गाड़ी को वॉश नहीं करवाया। वो मिनजुन से कहती है कि तुम पहले अपने गाड़ी को धो, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। वो मिनजुन की गाड़ी से बाहर निकल के अपनी फ्लैट की तरफ चली जाती है। मिनजुन को समझ में नहीं आता कि मैंने गाड़ी तो आज ही धोई है, तो फिर ये महक कैसी रही है और मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अगले दिन दाइयू क्लास में जाती है। उसे ये भी पता चलता है कि वो एग्जाम में फेल हो चुकी है। उसकी दोस्त उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन अभी भी उसे एक अजीब सी बदबू आ रही है। उसे हर किसी से, हर लोगों से, हर सामान से बदबू आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने फ्लैट में जाती है और उसी परफ्यूम को दोबारा यूज करती है। उसे बस उसी परफ्यूम की महक अच्छी लग रही है, बाकी हर जगह हर लोगों के अंदर से उसे बदबू आ रही है। धीरे धीरे करके वो परफ्यूम खत्म हो जाता है, और अब दाइजू की सांस बदबू के कारण घुट रही है। उसे अपने शरीर से भी बदबू आ रही है। वो नहाने के लिए जाती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन अब भी बदबू उसके शरीर से दूर हो ही नहीं रही। वो अपने शरीर को छिल देती है। वो चिल्ला रही है कि ये बदबू क्यों आ रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस परफ्यूम की आत्मा की वजह से ये बदबू उस तक पहुंच रही है। काफी देर हो जाती है। दाइजू का कहीं आता पता नहीं है। मिनजुन भी दाइजू का इंतजार करते हुए उसके फ्लैट के अंदर जाता है। वो देखता है कि उसके फ्लैट की हालत
बहुत खराब है। वो दाइजू को ढूंढ रहा है। तभी एक कोने से आवाज आती है, मिनजुंग तुमने तो ये कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे तरफ देखो। मिनजुंग दाइजू की तरफ देखता है तो ये देखता है कि दाइजू ने अपनी नाक काट ली है। वो इस बदबू से इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपनी नाक ही काट ली। दाइजू की ये हालत देख के मिनजुंग डर जाता है। वो डर के मारे वहां से भागता है और तभी वो आत्मा दाइजू से बात करना शुरू करती है कि देखो ये तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, ये तुमसे नफरत करता है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो मुझे इसकी बलि दो। अब दाइजू उस आत्मा की बात मान जाती है और वो मिनजुन को मार देती है। उस आत्मा ने दाइजू के जरिए मिनजुन को मार दिया और अब कहानी हमें फिर से उस खौफनाक जगह की तरफ लेके जाती है। याद है ना वो पहला इंसान जिसने फादर को एक गिफ्ट दिया था और उस गिफ्ट बॉक्स में और कुछ नहीं बल्कि दाइजू की नाक है। ये देख के रिपोर्टर सी युंग भी बहुत डर रही है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी मदर बाहर आती है और कहती है कि अब दूसरे गिफ्ट की बारी है। वो एक और आदमी को वहाँ बुलाती है और वो आदमी भी कहता है फादर मेरा गिफ्ट लीजिए। उसके बॉक्स में क्या था ये बताने के लिए कहानी हमें पोंगिल के पास लेके जाती है। पोंगिल और उसके दोस्त मिलके चांगहू नाम के एक आदमी को मार रहे थे। पोंगिल उससे ये कह रहा था कि तुम्हें तो आत्मा दिखती है ना, बताओ मुझे कहाँ है आत्मा, दिखाओ मुझे वरना आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पोंगिल की गर्लफ्रेंड यूमिन पोंगिल को समझाती है कि छोड़ दो ना इसे, क्यों मार रहे हो। पोंगिल उससे कहता है कि इस आदमी ने मेरे ऑफिस के बारे में ये खबर उड़ाई है कि मेरे ऑफिस में भूत रहते हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। आज या तो ये आदमी मुझे भूत दिखाएगा वरना आज मैं इसे मार दूंगा। पोंगिल और उसके दोस्तों से मार खाने के बाद भी चांगहू ये कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे ऑफिस में आत्मा है, मुझे वो सब दिखाई देती है। पोंगिल कहता है कि बताओ अभी आत्मा कहाँ है। चांगहू कहता है कि एक आत्मा तुम्हारे कंधे पे बैठी हुई है। पोंगिल को तो वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पोंगिल के कंधे पे सच में एक आत्मा है। अब चांगहू की बात सुन के पोंगिल को बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन इससे पहले वो उसे और मार पाता। चांगहू कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग भी आत्मा को देखना चाहते हो तो मैं एक रस्म करूंगा जिसके बाद तुम लोगों के अंदर भी एक शक्ति आ जाएगी और तुम लोग भी आत्मा को देख सकते हो। ये सुन के पोंगिल और उसके दोस्तों को हंसी आ रही है लेकिन वो ये फैसला करते हैं कि वो ये काम करेंगे। चांगहू कहता है कि पहले मुझे रस्म का सामान अपने फ्लैट से जाके लाना पड़ेगा। पोंगिल अपने दोस्त सांगहू और क्यांसू को ये कहता है कि इसके साथ जाओ और फ्लैट से इसका सामान लेके आओ और मैं यूमिन के साथ छत पे जा रहा हूँ। सब कोई छत पे आके मिलेंगे और वहाँ ये हमें भूत दिखाएगा वरना आज हम इसकी हालत पूरी कर देंगे। सब कोई मान जाते हैं। जहाँ पर एक तरफ पोंगिल यूमिन के साथ छत पे जा रहा है वहीं दूसरी तरफ क्यांसू के दोस्त जानहू के साथ उसके घर में जा रहे हैं। जानहू क्यांसू के दोस्त के सामने एक बोतल निकालता है और कहता है कि मैं ये बोतल शैतान को तोहफे में दूंगा और इसे पीने के बाद शैतान तुम्हें शक्ति देगा कि तुम भी आत्माओं को देख सको। पोंगिल के दोस्त अभी भी हंस रहे हैं। वो जानहू और उसके सामान को लेके ऊपर छत की तरफ आते हैं। सब कोई पार्टी करे और वो सब जानहू को कहते हैं कि तुमको जो करना है करो लेकिन हमें आज भूत को दिखना ही है। जानहू एक रस्म करता है और उसके बाद वो उस ड्रिंक को लाके सबको पीने के लिए देता है। सब कोई वो ड्रिंक पी लेते हैं, सिर्फ यूमिन उस ड्रिंक को नहीं पीती। कुछ देर के बाद उन सबके पेट में दर्द होने लगता है और तीनों बेहोश होने लगते हैं और जानहू एक शैतानी हंसी हंस रहा है। उसे देख के यूमिन डर जाती है। जानहू हंसते हुए वहां से भाग जाता है और यूमिन भी वहां से भाग जाती है। कुछ देर के बाद पोंगिल और उसके दोस्तों को होश आता है और अब पोंगिल ये कहता है कि मैं उस जानहू को छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ। तीनों जानहू को ढूंढते हुए नीचे उसके फ्लैट की तरफ जाते हैं लेकिन उन तीनों को पता नहीं था कि मौत का खेल तो अब शुरू होगा। पोंगिल अपने दोस्त सांगहू को कहता है कि तुम ऊपर छत की तरफ जाओ, देखो कहीं वो वहां तो नहीं छुपा। सांगहू छत की तरफ जाता है लेकिन वो वहां ये दिखता है कि अब उसे आत्माएं दिखनी शुरू हो चुकी है। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि नीचे पोंगिल और क्यांसू दोनों को आत्माएं दिखनी शुरू हो चुकी है। पोंगिल जानहू को ढूंढ लेता है लेकिन जानहू के साथ एक शैतान भी बैठा हुआ है। अब पोंगिल को आत्माओं के ऊपर यकीन हो चुका है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आत्मा ने पहले सांगहू को मार दिया और उसके बाद क्यांसू के कान को अलग कर दिया और अब बारी पोंगिल की थी। पोंगिल जानहू से माफी मांगता है, उससे कहता है कि मुझे आत्माओं के ऊपर यकीन हो गया, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन जानहू हंसे जा रहा है। पोंगिल जानहू और उस शैतान से बचने के लिए एक बार फिर से छत पे चला जाता है जहाँ वो ये देखता है कि उसके सामने उसकी और उसकी दोस्तों की लाश है, यानी कि जानहू ने उन तीनों को जहर पिला के बहुत पहले ही मार दिया और अब वो तीनों भी आत्मा है इसलिए उन्हें भी आत्मा दिख रही है। इस कहानी के आखिर में आखिरकार वो शैतान पोंगिल की आत्मा को भी अपना गुलाम बना लेता है।
मूवी हमें एक बार फिर से दूसरे इंसान के तोहफे की तरफ लाती है और दूसरा इंसान और कुछ नहीं बल्कि क्यांसो की आंखें लेके आया है जो कि उस शैतान ने अलग कर दी थी। अब बारी तीसरे तोहफे की है। मदर फिर आती है और कहती है कि तीसरा गिफ्ट लाओ। एक आदमी आता है और वो एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स में क्या है ये बताने के लिए मूवी हमें एक लड़की के पास लेके जाती है जिसका नाम है होंग। होंग के दोस्त ये कह रहे हैं कि होंग बहुत अच्छी लड़की थी, वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन एक दिन उसके पापा और उसकी बहन की मौत हो गई और तब से एक आत्मा ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया। हमारी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा, तो इसलिए आज हम होंग के कमरे में एक कैमरा लगा के आए हैं और उसे हम लोग वॉच कर रहे हैं ताकि हम ये सबूत सबको दे सके और उसके बाद लोग हमारी मदद करके होंग के शरीर से ये आत्मा बाहर निकाल सके। ये काम और कोई नहीं बल्कि होंग की दो बेस्ट फ्रेंड जूइन और उनकी कर रही थी। वो दोनों होंग के कमरे में कैमरा लगा देती है और उसे मॉनिटर से वॉच कर रही है ताकि उन्हें कोई सबूत मिल जाए। वो देखती है कि होंग बेचैन होकर कमरे में टहल रही है। कुछ देर के बाद वहाँ होंग की माँ भी आती है, लेकिन होंग अपनी माँ को भी धक्का दे देती है। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। आधी रात हो चुकी है। जूइन तो सो चुकी है, लेकिन उनकी बाइबल लेके कैमरे के सामने बैठी है और वो मॉनिटर के सामने बाइबल को पढ़ रही है। लेकिन वो जैसे जैसे प्रेयर कर रही है वैसे वैसे वहाँ कमरे में होंग की तबीयत खराब हो रही है और वो चिल्ला रही है कि बाइबल पढ़ना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। होंग की ये बातें सुन के उनकी ये समझ जाती है कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। वो अपनी दोस्त जूइन को उठाती है और वो कहती है कि मैं लोगों को यहाँ बुला के लाती हूँ, तुम मॉनिटर के सामने बाइबल को पढ़ती रहो। उनकी वहाँ से बाहर निकलती है और जूइन अब बाइबल को पढ़ रही है और अब होंग के अंदर का शैतान अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। वो चिल्लाने लगता है, वो उनकी और जूइन को मारने की कोशिश करने लगता है। वो उनसे बार बार कह रहा है कि बाइबल मत पढ़ो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उनकी और जूइन को पता था कि अगर उन्होंने बाइबल पढ़ना बंद किया तो ये शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा। वो बाइबल पढ़ती रहती है और आखिरकार वो शैतान होंग के शरीर से बाहर निकल जाता है। ये देख के उन तीनों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो ये देखते हैं कि वो शैतान होंग की माँ के शरीर में घुस चुका है। पहले तो वो होंग को मारता है और उसके बाद उसकी माँ की जुबान को काट देता है। कहानी हमें एक बार फिर से आश्रम में तीसरे गिफ्ट की तरफ लाई है और वहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि होंग की माँ की जुबान है। ये सब देख के रिपोर्टर सीयुंग बहुत डर रही है। वो अपने बॉस को समझाती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। उसका बॉस भी ये समझ जाता है। वो सीयुंग को कहता है कि तुम डरो मत, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ। उसके बॉस को ऊपर आने में तो देर लगेगी और तभी मदर बाहर निकलती है और कहती है कि अब चौथे गिफ्ट की बारी है। उनमें से एक आदमी उठता है जो अपने साथ एक ताबूत लेके आया है। उस ताबूत में क्या है ये बताने के लिए कहानी हमें क्यू नाम की एक लड़की के पास लेके जाता है जो कि आज ही एक नए घर में शिफ्ट हुई है। वो उस घर में आके बहुत खुश है, लेकिन तभी आधी रात में उसके घर के दरवाजे के बाहर एक औरत है जो कि उससे कह रही है कि मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए लेकिन इस घर में जो ताबीज है उसे उतारना मत वरना इस घर की जो असली मालकिन है वो आ जाएगी। गियू को समझ में नहीं आता कि ये औरत कौन है। वो दरवाजा खोल के देखती है, लेकिन तब तक वो औरत वहाँ से जा चुकी है। वो सोचती है कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा था, लेकिन गियू ये नहीं देख पाती कि उस घर में एक साया है। थोड़ी देर के बाद गियू को कुछ आवाजें आती है। उसके दीवार में कुछ आवाजें आ रही है। वो अपने पड़ोसी के पास जाती है। वो अपने पड़ोसी से कहती है कि आवाज मत करो, लेकिन उसका पड़ोसी उसे कहता है कि मैं तो कुछ आवाज कर ही नहीं रहा। गियू को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो उसे भी डर लग रहा है और उसे एक साए का भी एहसास हो रहा है। अगली सुबह गियू ये सारी बातें जाके अपने दोस्त को बताती है। पहले तो उसकी दोस्त बहुत हंसती है, लेकिन उसके बाद वो उसे समझाती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई साया है तो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, वो करो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। गियू अपनी दोस्त की बात मान जाती है और रात में जाके गियू अपने सारे कमरे में जाके ये कह रही है कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा घर है। और उसके बाद वो अपने घर के फ्रंट डोर पे जाके ये पूछ रही है कि ये मेरा घर है, किसी को अंदर आना है। तभी उस घर के बाहर नॉक होता है। गियू बहुत डर जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि ये वही औरत है जिसने उसे वार्न किया था। वो औरत गियू से कहती है कि तुम अंदर क्या कर रही हो, तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं। गियू को कुछ समझ में नहीं आता। वो दरवाजा खोलती है। वो औरत अंदर की तरफ आती है और गियू को कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, पहले मैं यहाँ रहती थी और मैंने जो कुछ महसूस किया वो अगर तुम भी महसूस करोगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। वो औरत गियू को बताती है कि यहाँ की जो मालकिन थी ना, उसको किसी ने एक रात आके मार दिया। उसका पूरा शरीर तो मिल गया, लेकिन उसका सर अभी तक नहीं मिला है और इसलिए उसकी आत्मा यहाँ पर अपने सर को तलाश रही है। वो औरत गियू को जैसी ये बात बताती है, पूरे घर में
तहलका मचने लगता है। वो औरत समझ जाती है कि वो आत्मा उसे भी नहीं छोड़ेगी। वो उस घर से भाग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देख के क्यू को भी बहुत डर लगता है। वो भी उस घर से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में क्यू को एक औरत मिलती है जो कि क्यू को कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो उस घर में जितनी भी ताबीज है सब कुछ जला दो। वो औरत इतनी खौफनाक लग रही थी कि क्यू उसकी बात मान जाती है। वो उस घर में जाती है और उसके घर में जितने भी ताबीज है वो उसे लेके जला देती है। लेकिन ये क्यू की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन ताबीजों को जलाने के बाद क्यू का सामना इस घर की उसी आत्मा से होता है जो कि क्यू को मारना चाहती थी। और ये आत्मा और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसने क्यू को उस ताबीज को जलाने के लिए कहा था। वो आत्मा क्यू को मार देती है और मरने के बाद क्यू के शरीर और उसके सर को अलग कर देती है। कहानी हमें फिर से उस चौथे गिफ्ट की तरफ लेके आती है और हमें यह दिखाया जाता है कि उस ताबूत में और कुछ नहीं बल्कि क्यू का शरीर है। ये सब देख के सियुंग बहुत डर चुकी है और अब हैंक भी वहां पर आ चुका है। लेकिन उस आश्रम के सारे लोग हैंक को देख लेते हैं। वो हैंक का पीछा करते हुए बाहर निकलते हैं और हैंक भी वहां से बच के बाहर निकलता है। सब कोई तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां पर सियुंग की नजर वहां की एक लड़की के तोहफे पे पड़ती है। वो लड़की फादर को गिफ्ट देने के लिए एक बोतल लाई थी और उस बोतल में था खून। लेकिन ये खून है किसका, ये बताने के लिए कहानी हमें एक लड़के के पास लेके जाती है। उस लड़के की जब आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि उसके गले में एक तार है और तार का दूसरा सिरा उसके फ्लैट के बगल वाले फ्लैट की एक लड़की के गले में बंधा हुआ है। उनके साथ ये सब कैसे हुआ, किसने किया, उन दोनों को नहीं पता। लेकिन अब उन दोनों के सामने 3 मिनट का टाइमर ऑन हो जाता है। यानी इतना तो साफ है कि उन्हें 3 मिनट के अंदर अपने आप को आजाद करना है। वो दोनों कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों ये कर नहीं पाते। 3 मिनट के बाद उन दोनों को एक झटका मिलता है। ये तो बस एक वार्निंग थी, यानी कि अगले 3 मिनट में अगर उन दोनों ने अपने आप को आजाद नहीं किया तो वो दोनों मर जाएंगे। उस लड़के को ऐसा लगता है कि झटके के कारण उस लड़की की मौत हो गई और अब उसे अपने आप को बचाना था। तब उसका ध्यान ट्यूबलाइट की तरफ जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया है कि अगर वो किसी तरह से ट्यूबलाइट को तोड़ दे तो ट्यूबलाइट के शीशे का इस्तेमाल करके वो अपने बंधनों को काट सकता है। वो ट्यूबलाइट के शीशे को तोड़ता है, शीशा जमीन में फैल जाता है और तभी एक कुत्ते की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लड़का ये दिखता है कि उसके कमरे में एक कुत्ता था और ये कुत्ता और किसी का नहीं बल्कि बगल वाली लड़की का था जो कि ट्यूबलाइट के शीशे से मर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि बगल वाली लड़की मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। उसने अपने कुत्ते की मरने की आवाज सुन ली और अब वो उस लड़के को मारना चाहती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो लड़का ये तय करता है कि वो उस लड़की को मार देगा, क्योंकि अगर उसे जिंदा रहना है तो उस लड़की को मारना ही पड़ेगा। वो रस्सी को अपनी तरफ खींचता है और रस्सी उस लड़की के गले से अलग होते हुए उसके सारे खून को बाहर निकाल देती है। तो इस बोतल में उसी लड़की का खून था और 3 मिनट के अंदर उस लड़के ने अपने बंधन को तोड़ के खुद को तो आजाद कर दिया, लेकिन उस घर के आत्मा ने उस लड़के के हाथ को बांध दिया। यानी कि वो आत्मा उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। कहानी हमें एक बार फिर से उस खौफनाक जगह की तरफ लेके आई। सियुन उस पोर्टल को देख रही है, लेकिन उसके बाद सब कोई वहां वापस आ जाते हैं। उन लोगों को होंग नहीं मिला, होंग नीचे जाके छुप चुका है। लेकिन अब बारी सियुन की है। मदर सियुन को कहती है कि तुम अपना गिफ्ट लाओ, लेकिन सियुन के पास तो कोई गिफ्ट है ही नहीं। मदर और बाकी सबको सियुन के ऊपर शक हो जाता है और अब मदर कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट मैं तुमसे ले लूंगी और वो सियुन के कान को काट देती है और उसे भी फादर को दे देती है। याद कीजिएगा कि मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि वो लोग ये कह रहे थे कि फादर जब आप देख सकोगे, जब आप सुन सकोगे, जब आप सुन सकोगे, जब आप बोल सकोगे और जब आपके शरीर में खून रहेगा तब आप जागोगे और हमें हमारे टॉर्चर से मुक्त करोगे। अब उस परछाई, उस फादर या उससे आप शैतान कहे, उसके पास सारी चीजें आ चुकी थी और ये चीजें फादर ने ही उन लोगों को लाने के लिए कही थी। फादर नाम के उस शैतान ने उन लोगों को बताया था कि जिन लोगों के शरीर के ये हिस्से आत्माओं ने अलग किए हैं वही हिस्से उस फादर को जिंदा होने के लिए चाहिए। और फादर के बताए हुए जगह पे जाके इन लोगों ने वो सारे हिस्से को इकट्ठा कर लिया और आखिरकार सियुन का कान भी फादर को मिल चुका है। ये फादर तो जाग चुका है, लेकिन अब ये करेगा क्या? जहाँ पर
और ऊपर ये सब हो रहा था वहीं पर नीचे होंग अब ये समझ चुका था कि सीयूंग ये सारी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगी। वो कैमरा लेके ऊपर की तरफ आता है, लेकिन ऊपर वो ये देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और सीयूंग की हालत भी अब बहुत खराब है। वो उस परछाई के सामने बैठी हुई है और कह रही है कि होंग ने मुझे बहुत परेशान किया है, आप इसे मार दीजिए। होंग को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब सीयूंग उसे बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग तोहफे लेके आए थे उन्हें उनकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशान कर रहा था। वो फादर को तोहफे देना चाहते थे ताकि तोहफे लेके फादर जाके और उनके दुश्मनों को मार दे। फादर ने उनके सारे दुश्मनों को मार दिया, अब सिर्फ मेरा दुश्मन बाकी है, यानी कि तुम्हारे वजह से मैं यहाँ फंसी, मेरे कान चले गए और अब फादर तुम्हें मारेंगे। होंग को समझ में नहीं आता कि सीयूंग को क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे असलियत पता चल जाती है क्योंकि वो शैतान होंग को भी मार देता है और अब सीयूंग ने उस शैतान को देख लिया है। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।